गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? सर एकदम बढ़िया है सर। चलिए, तो आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लास्ट लेक्चर है। ठीक है सर, क्या बात है, और बढ़िया हो गए हैं। पहले खुश थे, अब और ज्यादा खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का आज हम लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे अबाउट वॉशिंग सोडा। एक्चुअली कंप्लीट डिस्कशन नहीं किया था वॉशिंग सोडा के बारे में। हमने पढ़ा था प्रिपरेशन मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, मैं एक बार बता दूं आपको जल्दी से 1 मिनट के अंदर कैसे प्रिपेयर कर रहे थे वॉशिंग सोडा को। कि सर हमारे पास था NaHCO3, सही बात है। इसको जब हम हीट कर रहे थे तो हीट करने पर बन रहा था Na2CO3, साथ में गैस निकल रही थी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बन रहा था पानी, सही बात है। अब यहाँ पर इसको हीट करने पर, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, इसको हीट करने पर ये Na2CO3 है जो बच जा रहा था, CO2 निकल जा रही थी और H2O भी वेपर फॉर्म में निकल जा रहा था। तो इसको हमने क्या पढ़ा था सर? सोडा ऐश। क्या कह रहे थे इसको हम? सोडा ऐश। अब हमें इस सोडा ऐश का Na2CO3 का क्रिस्टलाइजेशन कराना है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब एक डेफिनेट नंबर में वाटर मॉलिक्यूल ऐड कराना है। ठीक है, तो जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? Na2CO3.10H2। बोलो क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है, हाँ सर इतना हमें आपने कल भी बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। और इसको हम क्या कह रहे थे? वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्या कह रहे थे? वॉशिंग सोडा। एक्चुअली में देखो ध्यान से, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है सोडियम कार्बोनेट का। क्रिस्टलाइन फॉर्म है, आप कह सकते हो हाइड्रेटेड फॉर्म है। क्लियर हुई ये बात इतनी? ठीक है, तो इतना हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज मतलब कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें इसकी, कि नेचर में ये कैसा होता है, एक दो इसकी रिएक्शन देखनी है, और फिर हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें कि वॉशिंग सोडा को किस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो सबसे पहली बात कि भैया इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है ना, वो नेचर में एल्केलाइन होता है। कैसा होता है? एल्केलाइन। ठीक है, एक माइल्ड बेस की तरह काम करता है। अल्दो ये एक सॉल्ट है, ठीक है, पर कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? एल्केलाइन इन नेचर। तो एक बहुत आसान सी बात बताई मैंने आपको। ठीक है, सेकंड इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि अगर मैं Na2CO3.10H2, क्या कह रहे हैं इसको हम? वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसको अगर मैं एयर में रख दूं, खुला छोड़ दूं एयर में, तो होता क्या है? 10 में से 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं। फिर से मैंने क्या कहा? इसको मैंने एयर में रख दिया, ठीक है, खुला छोड़ दिया एयर में, तो 10 में से 9 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे। क्या बचेगा मेरे पास? Na2CO3.H2। बाहर क्या निकले सर? 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो इस समय इस टाइम जो ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट बचा, वो डेकाहाइड्रेट ना रह के केवल कैसा रह जाएगा? मोनोहाइड्रेटेड। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि एयर में रखने पर वॉशिंग सोडा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा भैया? 9 मॉलिक्यूल H2 के निकल जाएंगे, केवल कितने मॉलिक्यूल बचेंगे? एक। याद रखने की बात है। ठीक है, अच्छा नंबर 3 हम बात कर सकते हैं कि अगर मैं इसको हीट करूं, अगर मैं इसको हीट करूं Na2CO3.10H2, तो हीट करने पर, जब इसको ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो हीट करने पर ये 10 के 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं। अरे 9 तो एयर की प्रेजेंस में निकल रहे थे, आप हीट करोगे तो एक और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na2CO3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na2CO3 में। और बाहर क्या निकलेगा? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज है इसकी, याद रहेंगी शायद आपको कि भैया वॉशिंग सोडा जो है एल्केलाइन है नेचर में, एयर में रखोगे तो 9 मॉलिक्यूल वाटर के निकाल देगा। ठीक है, और अगर हीट करोगे तो 10 के 10 मॉलिक्यूल वाटर के वेपोराइज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। क्लियर होता है इतना? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लें वॉशिंग सोडा के यूजेस कि काम कहाँ आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये काम आता है इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है। जैसे सोप इंडस्ट्री में ये काम आता है ना, साबुन बनाने में। वॉशिंग सोडा नाम है भाई इसका। ठीक है, तो सोप इंडस्ट्रीज में काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये काम आता है, पेपर इंडस्ट्रीज में ये काम आता है, लॉन्ड्री वगैरह में भी ये काम आता है। अब तो मैं बता दूं, इसकी जगह
आजकल हम डिटर्जेंट्स, ठीक है, या सोप्स का ही ज्यादा यूज करते हैं, है ना। आजकल हम इनका यूज बहुत कम करते हैं। सोप्स और डिटर्जेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। कार्बन एंड कंपाउंड एक चैप्टर है आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसके अंदर हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में। वॉशिंग सोडा काम आता है इन सारी चीजों के, बट आजकल इनकी जगह किसका यूज ज्यादा किया जाता है? डिटर्जेंट्स का। क्लियर है? या सोप का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं तो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका यूज होता है बोरेक्स को बनाने में। बोरेक्स क्या है? एक सोडियम का कंपाउंड है, ठीक है। आप गूगल कीजिएगा कि बोरेक्स के यूज क्या है, बड़ा यूजफुल कंपाउंड है। और ये बोरेक्स किससे बनता है? ये बोरेक्स बनता है वॉशिंग सोडा से। क्लियर हो गई बात मेरी? वॉशिंग सोडा का काफी यूज होता है बोरेक्स को बनाने के लिए। क्लियर इतना? ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम याद रखेंगे आप, क्या? बोरेक्स। अच्छा, तो हमने यूजेस के बारे में बात की, ठीक है। अरे याद रखने की बातें हैं ये तो, है ना। अब इसमें कुछ ज्यादा समझाने का तो है नहीं, है ना। काम आता है भाई वो पेपर इंडस्ट्री में, काम आता है सोप इंडस्ट्री में, ठीक है। अब आता है तो आता है, बोरेक्स बनाने में काम आता है, इसका जरूर याद रखना। इसके अलावा इसका एक और यूज हम कह सकते हैं कि लेबोरेटरी में भी काफी यूजफुल है। लेबोरेटरी में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर हो गई बात मेरी? काफी इंपॉर्टेंस रखता है लैब के अंदर भी, ठीक है इतना। अच्छा, अब आज की क्लास में हम अपना लास्ट केमिकल डिस्कस करने वाले हैं। यहां से भी बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। देखो, दो केमिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कास्टिक सोडा, मैंने कई बार नाम लिया है उसका। दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं, विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला क्या? CaSO4 डॉट हाफ H2, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है केमिकल फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर मैं कहूं इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, ये तो इसका कॉमन नेम है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये पेरिस में मिला था सबसे पहले, है ना। पेरिस का नाम सुना है ना? हाँ सर, घूमने भी जाना है ना। आजकल तो कहीं किसी को नहीं जाना भाई, है ना। तो पेरिस में सबसे पहले ये मिला था, उसी के नाम से इसको क्या कह देते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अल्दो इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब वाटर, हेमी मतलब हाफ, ठीक है। तो नाम भी याद रहेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। अल्दो आपको याद ना भी रहे तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ये पेपर में अगर आएगा तो किस नाम से आएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इन शॉर्ट इसको हम क्या कह देते हैं? POP। क्लियर इतना? ठीक है। अच्छा, एक और बात कि सर बड़ा अजीब सा लग रहा है, हाफ H2O, आधा मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है किसी चीज का? नहीं हो सकता, बट इसका कंपोजिशन ऐसा ही होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे? कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे क्यों? सोचो जरा, हाफ मॉलिक्यूल वाटर का कैसे होगा, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अल्दो इसका कंपोजिशन यही आया, बट थोड़ा अजीब लगता है ना देखने में। तो इसका केमिकल फॉर्मूला एक और आपको मिल सकता है, किताबों में लिखा हुआ, क्या? CaSO4 का होल ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूले को, डॉट H2। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला लिखना है, आप लिख सकते हैं, दोनों ही पूरी तरह से सही है। क्लियर होती है बात मेरी? ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। बाकी कंपोजिशन यही होता है उसमें, बाकी कंपोजिशन यही होता है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, चलिए, तो इतनी बात हम लोगों ने की कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के बारे में, कुछ छोटी छोटी बातें जानी। अब सबसे पहली जो बात आती है वो आती है इसका प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, इसको बनाया कैसे जाता है। तो सुनो, नेचर में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिप्सम, सुना है ना, कल की क्लास में लिया था मैंने। एक सब्सटेंस पाया जाता है नेचर में, नेम क्या उसका? जिप्सम, जिप्सम, है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2S2। आई रिपीट, ये कहां पाया जाता है? नेचर में। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, अब इस जिप्सम को नेचर से उठाया, CaSO4.2S2 को, ठीक है, और उठा के एक डेफिनेट टेम्परेचर 373 केल्विन और यू कैन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही बात है, ठीक है। इसको उठाकर हमने हीट किया कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो होता क्या है, 1.5 मॉलिक्यूल यहां से H2O का निकल जाता है, क्या बचता है? CaSO4.12H2। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। और यू कैन राइट दिस रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जरा, CaSO4.2S2, ठीक है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, टेम्परेचर कितना? 373 केल्विन। अच्छा, अब कौन सा फॉर्मूला लिखा जाएगा? ये वाला
ऐसे भी लिख सकते हो आप इस रिएक्शन को, ठीक है। हॉल्टॉइस डॉट H2O, बाहर क्या निकला 3H2O, दोनों में से कोई भी लिखो, मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लियर होती है बात मेरी? अरे यहाँ क्या किया मैंने, इसको हाफ H2O अजीब लग रहा था तो सही तरीके से लिख दिया। क्लियर होती है बात इतनी? चलिए वापस से देख लीजिए एक बार। जब हम जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पर, क्या है ये जिप्सम है भाई, अरे क्या है ये जिप्सम है, ठीक है। इसको जब हीट किया इतने टेम्परेचर पर तो आपको क्या मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, यहां से आगे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो इसका प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। अब सर आपने कहा इसको हीट करना है 373 केल्विन पर, अगर सर इससे ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया तो, अगर हम इस CaSO4.2H2 को यानी कि जिप्सम को 373 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर दे दें, मान लो किसी ने 393 केल्विन दे दिया, 400 केल्विन दे दिया, तो क्या होगा, ये दो के दो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। मतलब सुनो ध्यान से, सुनो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कि अगर ऊपर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे कि अगर मैं ऐसा करूं कि मैं CaSO4.2H2, व्हाट इज दिस सर, जिप्सम, इसको मैं 400 केल्विन पर या इज ग्रेटर देन 373 केल्विन पर हीट करूं, तो अभी तक तो कितने मॉलिक्यूल निकल रहे थे, 1.5, कितने मॉलिक्यूल निकले थे भाई, 1.5 H2O निकला था। क्लियर हो रही है बात मेरी? जब मैं इससे ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करूंगा तो दो के दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, क्या बचेगा सर, केवल बचेगा CaSO4 और बाहर क्या निकले 2H2O। अब इस सिचुएशन में ये हमारे उस यूज का नहीं है जिस यूज का ये इस सिचुएशन में है। आप लोग इसकी यूजेस जानते हैं, नहीं भी जानते तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, बहुत आसान है ना, इसके यूजेस जानते हैं। अलदो जो यूजेस इसके हैं वो यूजेस इसके नहीं है, यानी कि आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको इसको कितने टेम्परेचर पर हीट करना है, जिप्सम को 373 केल्विन पर। इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो दो के दो मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे जिप्सम में से वाटर के, केवल क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट, और ये बहुत ज्यादा सॉलिड होता है ना, पत्थर की तरह सॉलिड हो जाता है ये, और इसे अब कहा जाता है डेड बर्न प्लास्टर। क्या नाम है इसका, डेड बर्न प्लास्टर। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? क्या है डेड बर्न प्लास्टर, पूछा जाता है पेपर में कि डेड बर्न प्लास्टर क्या होता है, तो क्या लिखेंगे आप लोग कि जब जिप्सम को मोर देन 373 केल्विन टेम्परेचर पर आप हीट करोगे तो वो दो के दो मॉलिक्यूल निकाल देगा वाटर के, और क्या बना के देगा आपको, डेड बर्न प्लास्टर। ध्यान रहेगी ये बात, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो आगे, सर इससे कम टेम्परेचर पर करें तो भैया 1.5 मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल और भी अभी रह जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे मेरे को बनाना क्या है, मेरे को बनाना है CaSO4.2H2। जो यूज इसका होगा वो यूज इसका नहीं है, वो यूज इसका भी नहीं है, मुझे ये ही बनाना है। अगर मैं इससे ज्यादा टेम्परेचर पर करता हूं तो ये बन जाएगा, अगर मैं इससे कम टेम्परेचर पर करता हूं तो ये नहीं बनेगा, और 1 मॉलिक्यूल H2O का रह जाएगा, या हो सकता है जिप्सम का जिप्सम ही रहे। क्लियर होती है बात मेरी? तो मुझे फिक्स टेम्परेचर पर इसको हीट करना पड़ेगा 373 केल्विन पर। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा चलिए, अब आप रिएक्शन इन दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो प्रिपरेशन मेथड, क्या आपको समझ में आया होगा कि इसको मैंने क्यों लिखा है, केवल इसलिए ताकि हाफ H2O ना दिखे, खराब ना लगे, अल्दो ये वाली रिएक्शन भी सही है। अच्छा अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी, ये बात हुई इसके प्रिपरेशन मेथड की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, मैंने अभी क्या बनाया, अभी बनाया सर आपने CaSO4.2H2, इसको क्या कह रहे हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यू कैन से POP, ठीक है। अब सर क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि क्यों इस सब्सटेंस को, ये जो POP बनाया, क्यों इसको आप ऐसी जगह नहीं रख सकते जहां मॉइस्चर हो। और आपने देखा भी होगा ऐसा, जैसे आपके घर में पुरानी POP वगैरह पड़ी होगी है ना, पुट्टी वगैरह पड़ी होगी, तो आप देखना उसका जो थैला होगा जिसमें वो रखी होगी, आप उसको देखना हाथ लगा के, वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो चुकी होगी अगर पुरानी रखी होगी तो, ठीक है। ऐसा क्यों है ना, जब आप लाते हैं तो ये पाउडर फॉर्म में होती है, जब मार्केट से लाते हैं ना तो ये पाउडर फॉर्म में होती है ना, लेकिन जब इसमें हम पानी मिलाते हैं या इसको मॉइस्चर में काफी टाइम तक रखा रहने देते हैं तो ये बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाती है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि जब इसको आप मॉइस्चर में रखोगे तो ये वापस से किसके साथ रिएक्ट करने लगेगा, वाटर के साथ। अरे मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर होता है ना, ठीक है, या पानी डाल रहे हो आप, सीधा पानी से रिएक्ट करा रहे हो उसको, तो ये वाटर मॉलिक्यूल वापस किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, इसके साथ, और क्या बना लेंगे वापस, जिप्सम, CaSO4.2H2। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हम लोग ऐसे किसी बर्तन में, ऐसे किसी कंटेनर में
ऐसे किसी कंटेनर में पीओपी को क्यों नहीं रख सकते जहां मॉइस्चर है? उसका रीजन बहुत साफ है कि उस मॉइस्चर वाले कंटेनर में वो वापस रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में। और जिप्सम इतना यूजफुल नहीं है जितना यूजफुल क्या है? पीओपी। अरे भाई इससे तो ये बनाया था, है ना, अब वापस इसको इसमें बदल रहे हैं, खामा का मेहनत खराब गई हमारी। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो ये ध्यान रखना होता है कि हम ये जो पीओपी वगैरह है इसको मॉइस्चर वाली जगह पर ना रखें। क्लियर है? तो ये सवाल भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर लास्ट बात आती है इसकी यूजेस के बारे में, कि इसके यूजेस क्या क्या है। तो भैया बहुत सारे यूजेस हैं इसके, है ना। कल भी मैंने बताया था कि भैया एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया मेरा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो हड्डी जोड़ने के लिए, बोन्स को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाएगा, वो किसका होता है? पीओपी का। क्लियर हो रही है बात मेरी? घरों में ऊपर जो है छतों पर नहीं कहना चाहिए मुझे, पंखे के पास, है ना, ऊपर की दीवारों पर जो पेंटिंग की होती है, मतलब मस्त मस्त चीजें बनाई होती हैं, वो भी किससे बनती हैं? पीओपी से बनती है। ठीक है, टॉयज बहुत सारे पीओपी के बनते हैं। ठीक है, पुरानी जो मूर्तियां होती है, स्टैचूज होते हैं, वो किसके बनते हैं? है ना, पीओपी के बनते हैं, पुरानी क्या नई भी। ठीक है, तो पीओपी का बहुत यूज है ना, ऐसे आइटम्स बनाने के जो बहुत ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, ठीक है, उनको बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो एक बहुत यूजफुल सब्सटेंस है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, यानी कि मेडिकल की फील्ड में भी काम आ रहा, है ना, और आपके बिल्डिंग मटेरियल की फॉर्म में भी ये काम आ रहा। ठीक है, और स्टैचू वगैरह में भी काम आ रहा। तो बहुत जबरदस्त यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। क्लियर है बात मेरी? इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट भी है। अब आपको कुछ चीजें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में याद रखनी है। मैं फिर से रिकैप कर दूं, क्या क्या याद रखना है आपको? सर हमें याद रखना है क्या? प्रिपरेशन मेथड। जब जिप्सम क्या, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जब जिप्सम को हीट करेंगे एट 373 केल्विन तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे ज्यादा टेंपरेचर पर हीट किया तो क्या बनेगा? डेड बड प्लास्टर। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मॉइस्चर वाली जगह पर क्यों नहीं रख सकते? सर बहुत सीधा सा रीजन है, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में, और हम ये नहीं चाहते। क्लियर होता है इतना? ठीक है, फिर इसके यूजेस देखे वो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं नोट्स दे दूंगा, देख लेना उसमें कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपको दो तीन चीजें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब एक और बात, एनसीईआरटी में से एक बार ये चैप्टर पूरा पढ़ ले। ठीक है, दो रिएक्शन छोड़ दें, कौन कौन सी? एक तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, मतलब मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की रिएक्शंस को छोड़ के इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी में से पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका रिवीजन कराने वाला हूं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, ठीक है, तो वो मेरे से आप पूछ लें। मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, इस चैप्टर में कोई डाउट ना छोड़ें अपना। अच्छा, एक और बात कि क्वेश्चन मैंने दिया था कल, उसका मैं बता दूं एक बार, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी उसमें। क्या क्वेश्चन था कि जो दूध वाला होता है ना, दूध वाले भैया, वो मिल्क में, दूध में कुछ क्वांटिटी में क्या मिला देता है? बेकिंग सोडा। ऐसा क्यों? ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि मिल्क की पीएच कितनी होती है? सर 6 होती है। ठीक है, तो वो उसमें बेकिंग सोडा मिला देगा तो पीएच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब एक बात बताओ, बेकिंग सोडा नेचर में कैसा होता है? पढ़ा था ना हम लोगों ने, एल्केलाइन बेसिक होता है नेचर में। तो ये इसकी पीएच को इंक्रीज कर देगा, लगभग किसके आसपास ले आएगा? 7 के आसपास। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब सवाल ये भी उठता है कि सर इसने पीएच को बढ़ाया क्यों? बेकिंग सोडा डाल के पीएच बढ़ गई, ठीक है, समझ में आ गया, पर सर ऐसा क्यों किया दूध वाले ने? ठीक है, तो भैया एक बात सुनना, एक बैक्टीरिया होता है, नाम है उसका लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, ये जब दूध में प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? दूध के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये दूध को कन्वर्ट कर देता है किसमें? कर्ड में, दही में। कैसे? ये पीएच को 6 से भी कम कर देता है। मिल्क की पीएच को ये लैक्टोबैसिलस 6 से कम कर देता है। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी? इसकी वजह से दूध हमारा खराब हो जाता है और कह सकते हो कि कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और कर्ड भी ऐसा जो किसी काम का नहीं है। कहते हैं ना कि दूध फट गया, है ना, उसका रीजन क्या होता है कि दूध की पीएच 6 से कम हो जाती है। और क्यों हो जाती है? क्योंकि दूध में एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ये एक एसिड सीक्रेट करता है, कौन सा? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। आपने सुना भी होगा ना, ठीक है, मैंने बताया था आपको शुरू में शायद कि लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? दही में, ठीक है, कर्ड में। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो फिर से सुन लें एक बार, मैंने कहा पीएच 6 से कम हो जाएगी तो लैक्टोबैसिलस जल्दी ग्रोथ करने लगेगा,
लैक्टिक एसिड सीक्रेट करेगा और आपका दूध किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में, या आप कह सकते हो कि आपका दूध खराब हो जाएगा। क्लियर हो ये बात मेरी, ठीक है, क्लियर होता है इतना। तो ये क्वेश्चन था, है ना, 2-3 क्वेश्चन थे, लगभग सेम ही उनके आंसर थे, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मेरे से पूछ लें, कंसल्ट कर लें, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक बार लगा कर देखें। इसके अलावा मैं आपको एक वर्कशीट दे दूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया वर्कशीट है, आप उसके क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। वो आपको HW या CW में नहीं करनी है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल चॉइस उसमें क्वेश्चंस होंगे, वो वर्कशीट आपको संभाल के रखनी है, ठीक है। फिर से HW या CW में वो वर्कशीट नहीं करनी है, मैं केवल वो वर्कशीट आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो पढ़ाई करें अच्छे से, इसको रिवाइज करें, चैप्टर को पूरे को, जो भी डाउट्स है पूछ लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।